दरअसल आज आप किसान इस अदालत में बहुत सारे ऐसे सवाल आपके भी हैं, पूरे प्रदेश के भी हैं। इंडिया न्यूज के इस मंच से उन सवालों का जवाब लिया जाएगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमने पहली बार देखा कि मंत्री नीचे बैठे हैं और किसान ऊपर बैठे मंच पे। ये निश्चित रूप से यही किसान मंच है, इसके लिए बधाई। लेकिन आपके अधिकारियों ने भी बहुत सारी बातें बताई कि हमारा पानी यहां आ गया है, हमने पानी के लिए ये कर दिया है। लेकिन आपकी डबल इंजन सरकार एसवाईएल का पानी कब देगी यहां के लोगों को, ये बता दीजिए आज। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि हमारा ये बिल्कुल बॉर्डर के इलाके के अंदर आकर के जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति का किसान है, जहां एक वक्त में सिर्फ बारिश हो जाती थी तो फसल होती थी, नहरें भी नहीं थी, बाजरा बो के गुजारा करते थे, इस क्षेत्र के किसानों की सुध लेने के लिए आप आए और सारे प्रदेश में, सारे देश में इसका लाइव टेलीकास्ट किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल एसवाईएल का है सर, बरसों से बना हुआ है और आप लगातार जब चुनाव में जाते हैं लोगों के बीच तो पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन अभी भी इलाके में यहां जो प्यास है वो बुझी नहीं है, ना लोगों की और ना जमीन की। देखिए, यहाँ बचपन से मैं इस इलाके में आता आया हूँ और जब हरियाणा बना था तो इस इलाके के अंदर कोई पानी नहीं होता था, बिजली के कनेक्शन भी नहीं होते थे, इक्का दुक्का ट्यूबवेल थे और बिजली की लाइनों के अंदर यहाँ धरना प्रदर्शन होता था पावर हाउस के ऊपर कि वोल्टेज कम आती है। थोड़े बहुत भी समस्या जो थे, कनेक्शन थे, वो भी लोग किसान परेशान रहते थे। धीरे धीरे चौधरी बंसीलाल जी ने दक्षिण हरियाणा के अंदर जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम लेके आए, इसने चमत्कार दिखाया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पानी को उल्टा चला देंगे, पानी को पहाड़ पे चढ़ा देंगे। यहाँ पानी आना ऐसा है जैसे पानी को उठा कर 8 बार 10 बार उठा करके इस क्षेत्र में पानी आया है, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, इधर के इलाके में, और उससे यहाँ के किसानों की जीवन दशा बदली है। बिजली की जो सुविधा दी, उससे आज मेरे क्षेत्र के अंदर हर 5-6 एकड़ के ऊपर एक ट्यूबवेल का कनेक्शन है, लाखों की तादाद में ट्यूबवेल के कनेक्शन है। बिजली की सब्सिडी हरियाणा सरकार पूरी देती है, 1.5 लाख रुपए की बिजली का, उससे किसान से साल में 2,500 रुपये लिया जाता है और जिससे किसान का जीवन स्तर सुधरे और उसका आत्मसम्मान की जिंदगी जी जा सके। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 8-10 साल के अंदर चौधरी बंसीलाल के वक्त बाद में बीच में काम नहीं हुआ, अब जो सुध ली है, खासकर मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। जब मैं मंत्री नहीं था, एमएलए नहीं था, 6 बार वो यहाँ आए, अधिकारियों को साथ लेकर के, चीफ इंजीनियर को साथ लेकर के नहरों के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक की, सारे पंप हाउस ठीक कराए और पानी आने की जो उन्होंने संभावनाएं तलाशी और पानी आया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे मेरे से पहले, लोगों के अंदर एक भाव डाल दिया गया था कि कभी एसवाईएल आएगी तो लोहारू, सिवानी, बहल या महेंद्रगढ़ में पानी आएगा, उससे पहले पानी नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ का किसान धन्यवाद करता है हरियाणा सरकार का कि उसके साथ जो भेदभाव करती थी पहले की सरकारें, उसके हक को कहीं और ले जाते थे, वो पानी उनको कुछ हिस्सा मिला है। जीवन दशा यहाँ के लोगों की सुधरी है और ये लोग यहाँ के, इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी, इतने सारे हजारों लोग, हजारों किसान बैठे हैं, क्या मंत्री जी जो दावा बात जो कह रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? तालियां हाथ खड़े करके बता दो भाई, सारे हाथ खड़े करके बताओ। लेकिन दलाल साहब, ये बता तो दीजिए यहाँ के लोगों को कि आप क्या तो कोशिश कर रहे हैं एसवाईएल को लेके जो कामयाबी नहीं हो पा रही है। वजह क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हमारा पानी हमें कोई मिल रहा है? हमारे जिले से अरविंद केजरीवाल जी हैं। एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि एसवाईएल नहर बननी चाहिए। पहले ये मुद्दा उठाया गया कि पानी का बंटवारा सही नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि नहर बना दीजिए, पानी का बंटवारे का मुद्दा फिर से देख लेंगे। और यहाँ के लोगों को पूरा भरोसा था,
हरियाणा के लोगों को पूरा भरोसा था, क्योंकि हमारे इलाके के रहने वाले हैं केजरीवाल जी, कि पंजाब में उनकी सरकार आ गई, अब वो इस भेदभाव को दूर करेंगे, हमारे हक की लड़ाई है उसमें सही साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आते ही ये कहा कि हमारे पास एक बूंद भी नहीं है हरियाणा के किसान को देने के लिए। तो ये जो बात की है, और अब उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली की गद्दी दो तब पानी दिलवाऊंगा, तो ये किसान बहुत मायूस है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि पानी का बंटवारा सही होना चाहिए, दक्षिण हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकारों ने यह फैसला कर रखा है कि पानी फालतू आता है तो पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन उसको हरियाणा को देने के लिए तैयार नहीं होते। बड़े दुख की बात है, और हरियाणा सरकार पूरे जोर जोर से इसकी पैरवी कर रही है। मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में हमारा जो हक है वो मिलेगा जरूर। नहीं, यही सवाल है कि मिलेगा जरूर। बहुत बरसों से कितना वक्त आपको लग सकता है? क्या आपकी सरकार जो इस बार की है इसमें कामयाब हो पाएगी? मैं आशावादी हूं, और देश में कानून का राज है, कानून काम करेगा और हमारा पानी हमें मिलेगा। बड़ा भरोसा दे रहे हैं दलाल साहब, इस मंच से जोरदार तालियां हो जाएं। एक सवाल और दलाल साहब, ये लगातार इस तरह के दावे और वादे आप लोग कर रहे हैं कि जमीन पर पानी और किसानों की स्थिति सुधरी है, लेकिन बहुत बरसों से बीजेपी का ये रहा है कि आप लोगों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे। बहुत पहले से आप लोगों ने इस बात को, इस नारे को, इस भरोसे को, इस वादे को दिया था। अब क्या मानते हैं आप कृषि मंत्री के नाते कि प्रदेश में कितनी स्थिति बनी है कि ये दोगुनी आय के करीब पहुंच गए हैं क्या आप लोग? मैं तो ये कहता हूं कि हम दोगुनी क्यों करें, 3 गुनी क्यों ना करें, 4 गुनी क्यों ना करें, 10 गुनी क्यों ना करें। और ये चीजें संभव है, ये संभव, किसान फसलों का विविधीकरण करे। एक फिल्म दिखाई थी, में किसान जो है व्यापारी बने, किसान अपनी चीज को बेचना सीखे, किसान बाजार को समझे, क्या चीज अच्छी करने से, क्या चीज बोने से, क्या चीज बेचने से उसको लाभ हो सकता है। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। पिछले दिनों में गया जापान में, हम नेगोशिएट कर रहे थे जापान गवर्नमेंट की जीका से, 3000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं कि पैक हाउसेज बनाए। हमने मंडी का निर्माण शुरू कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी मंडी हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर हम चाह रहे हैं कि यहीं पर कोल्ड स्टोरेज हो, यहीं पर पैकिंग हाउस हो, यहीं पर ग्रेडिंग सॉर्टिंग सब चीज़ें हो, और सामान तैयार पैक होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिकने वाला माल है वैसा वहाँ चला जाए गन्नौर की मंडी में। विदेशी जो बायर है वो उसको ले जा करके अपने माल को वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हम कामयाब हों। जापान में हम और हमारे अधिकारी साथ थे, हम एक मंडी में चले गए। मंडी के बाद हम गए रिटेल की दुकान पर। रिटेल की दुकान पर खरबूजे एक जैसे रखे हुए थे, और खरबूजे का दाम पूछा तो हमारे भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक खरबूजा, उनकी करेंसी में बताया, उसको हमने हिंदुस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया रुपए में, 1200 रुपए का एक पीस था। हमारे यहाँ 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए का खरबूजा बिकता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि 1200 रुपए का खरबूजा नहीं बिक सकता। उसको कटवा के देखा, खरीदा, खा के देखा, हमारे वाले से कम मीठा था। उन्होंने सिर्फ इतना कर रखा था, अच्छा डब्बा, अच्छी पैकेजिंग, सारे पीस एक जैसे, उस पर यह भी लिख रखा था कि इसमें मिठास का कंटेंट कितना है। ग्राहक को बता रखा था कि इस खरबूजे का ये साइज है, ये टेस्ट है, ये मिठास का कंटेंट है। इससे अच्छी चीज हमारे किसान पैदा कर सकते हैं। मुद्दा है बेचने का, लेकिन अच्छी चीज, और अगर हम ये चेन तैयार कर देंगे तो निश्चित तौर पर भारत के किसान की, हरियाणा के किसान की, लोहारू के और बहल के किसान की आमदनी बढ़ेगी, और हमारा जो माल, या मंडियां बन जाएंगी, विदेशी मंडियों में हमारा माल जाएगा। निश्चित तौर पर आप कहते हैं दुगने की 10 गुना भी आमदनी होगी। जब हमारा खरबूजा एक पीस 100 रुपए का, 200 रुपए का बिक जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक एकड़ के अंदर 20-20, 30-30 लाख रुपए की फसल आप देख सकते हैं। ये इलाका पहले कभी सब्जियों की तरफ नहीं जाता था, अब मुझे खुशी होती है कि यहाँ लोग खरबूजे बोते हैं, यहाँ तरबूज बोते हैं, यहाँ नेट हाउस में कलर्ड कैप्सिकम बोते हैं, यहाँ खीरे की खेती 5-5, 7 लाख की करते हैं। तो ये सब तरह किसान इन चीज़ों को समझने लग गए हैं, और आज मुझे खुशी है कि किसान इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज़ों की तरफ ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे। मेरा इतना कम बैकवर्ड इलाका है,
एक यहाँ पर दूध का कारखाना लगाया प्राइवेट आदमी ने, 70 करोड़ की टर्नओवर है। आप चंडीगढ़ के अंदर गुलाब जामुन रसगुल्ले खाते हैं, वो बैल के बने हुए होते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इससे सस्ता, इससे सुंदर, इससे शुद्ध माल भाव नहीं मिलता। दूसरी फैक्ट्री यहाँ लगनी शुरू होगी। अगर यहाँ किसान जो है, इनोवेटिव किसान के बेटे इसी तरह कारोबार करेंगे, अकेले परंपरागत खेती को छोड़ करके नए नए नवाचार देख देख करके, कृषि का मैकेनाइजेशन करके और ऐसे उत्पाद पैदा करें जिससे कि मार्केट में उनको अच्छी कीमत मिले, तो निश्चित तौर पर जो है किसान की आमदनी बढ़ेगी। दलाल साहब ने तो ये बड़ा भरोसा दे दिया, दुगनी की क्यों बात करते हो, 10 गुना की बात करो। लेकिन सवाल ये है दलाल साहब, आप इतना सारा काम कर रहे हैं, फिर भी किसान कहीं धरने पे बैठा होता है, कहीं मुआवजे के लिए बैठा होता है, ये स्थिति क्यों है? ये सही है कि किसान का दुश्मन बहुत है। किसान को के दम पर जो है, मैंने फिल्म भी दिखाई थी, गाना भी सुनाया था कि किसान के ऊपर ही निर्भर है सारे सुबह सुबह उठ करके पहला नमन, पहला नमस्कार हर आदमी को जब रोटी उठाता है, खाने में कुछ लेता है, तो किसान को करना चाहिए। किसान की एक ही समस्या है, उसको माल बेचना नहीं आता। किसान की एक ही समस्या है, उसको ये नहीं समझ में आती कि क्या पैदा करूं। कभी तो उसको एकदम से इतना पैदा कर देता है कि बाजार गिर जाता है। मैं खुद किसान हूं, मैं सब्जियों की, फलों की खेती करता हूं। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मेरे टमाटर 50 पैसे किलो बिक जाते हैं। आप इस देश में देखिए, एक बार टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है किसान का, वही टमाटर 200 रुपये किलो बिका। आप इस देश में देखिए, प्याज 4 रुपये किलो बिकता है, वही प्याज 200 रुपये किलो बिक जाता है। किसान को फायदा नहीं होता, फायदा बीच वाले ले जाते हैं। अगर ये पैकिंग की, ग्रेडिंग की, पैकेजिंग की, उनको स्टोरेज की कैपेसिटी तैयार हो जाए तो ये व्यवस्था बदल सकती है, किसान को अच्छा रेट मिल सकता है। इस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने क्या की है? हमने बहुत सारी स्कीम दी है। हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग किसान को प्याज रखने की कोई चीज करेगा, कोई कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, कोई बीज से लेकर बाजार तक हम किसान का साथ दे रहे हैं। इसी इलाके के अंदर, दक्षिण हरियाणा के अंदर, हमने यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर बनवाया है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वो महाराणा प्रताप जी का, उसका खरकड़ी गांव में बनवाया है। इजराइल के भी साथ से हमने जो सेंटर खुला रखे हैं बागवानी के, यहाँ पर से उसका सेंटर खुलवाया है। और मुझे खुशी है कि इस इलाके के बाढ़ इलाके किसान, जब मैं जाता हूँ सर्दी के मौसम में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, मूली का बीज बोते हैं, और जो सरसों की बजाय और फसल गेहूं की बजाय दुगना पैसा उनको मिलता है। अब ये है कि उनके लिए एक वैल्यू चेन बने, उनके लिए जो यहाँ मैंने जो कह रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल पर हमारे जो पैकेजिंग यूनिट बने और पैक हाउसेज बने, जो हम बढ़ाने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसान को फायदा उसका होगा। चलिए, बड़ा भरोसा है, निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होगा। जोरदार ताली बजा के समर्थन कर दीजिए अगर मंत्री जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। रवि जांगड़ा है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, भिवानी के ही रहने वाले हैं, ज्यादा जमीनी हकीकत को यहाँ से समझते हैं। रवि बताइए, मंत्री जी से क्या सवाल है आपका? दलाल साहब, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, बाजरा जो वर्ष है उसके तौर पे मनाया जा रहा है। परंपरागत खेती की बात करें तो बाजरा जो है वो बहुतायत में इस इलाके में उगाया जाता है, लेकिन जो खरीद शुरू की जानी थी 8 जिलों में पहले खरीद शुरू की गई है। भावांतर योजना का भी जिक्र आया था, हमने 4 रोज पहले आपसे बात की थी। किसान पशोपेश में है कि जो दाम मिलने चाहिए किसानों को, जो भाव दिया गया है, एमएसपी जो दिया गया है, क्या उस पर खरीद हो पाएगी और कितना टारगेट जो है रखा गया है? क्योंकि G20 में भी हरियाणा के बाजरे की धूम देखी गई थी। जी, ये सही है कि बाजरे का क्षेत्र है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रिया करता हूं कि हमारे दक्षिण हरियाणा के किसान के लिए जो उन्होंने किया है, बाजरे की मार्केटिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करके दुनिया के अंदर नाम पहुंचाया है। उससे बाजरा के किसानों को जबरदस्त लाभ होगा, वो होना भी शुरू हो गया है। बाजरे का रेट यहाँ आज से 7-8 साल पहले 1800 रुपये होता था, धीरे धीरे करके अब पिछले 3 साल में ही बाजरे का रेट के अंदर 500-600 रुपये का उछाल, 800 रुपये का उछाल आ चुका है। आज बाजरे की एमएसपी 2500 रुपये है। पिछली 2 योजना से हमने किसानों को जो भाव था, भावांतर था, वो पैसा दिया। उससे पहले 1 साल हमने खरीदा। आज बाजरे का भाव बाजार के अंदर 2021 के बीच में था। बाजरा लगभग 10-12 लाख मीट्रिक टन पैदा किया है हरियाणा के अंदर। अभी पिछले हफ्ते से सिर्फ 30,000 क्विंटल बाजरा आया था।
सिर्फ 30,000 के तभी हमने की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। अभी हमारी एफेड 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदेगी और जो भाव स्टेबलाइज होगा, एफेड 2200 रुपये से बाजरा खरीदना शुरू किया है। और जो बीच का गैप है, जो भी आएगा 300 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये, उसका फैसला कर करके जैसे डायरेक्ट पैसा पहले किसानों के खाते में डाला था, 400 450 करोड़ एक बार डाला, 400 करोड़ एक बार डाला, इसी तरह से पैसे किसानों के खाते में डालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि किसान बाजरा बेचे, वो अपने घर में रख सकता है। 2 साल से किसान को फायदा ये हुआ है कि जो एमएसपी थी हमने 400 रुपये दिया और बाजरे का रेट बढ़ा, उस एमएसपी से ऊपर 100 भाव मिला। और बाजरा नहीं है, आप पिछले सालों का हिसाब देखिए, एमएसपी से ऊपर हमारी आज कपास का भाव है, एमएसपी 7.5 नीचे है, 7,500 रुपये में कपास बिक रही है। सभी धीरे धीरे करके किसान को फायदा हो रहा है और हमारी कोशिश ये है कि किसान को हर हालत में उसको जोखिम फ्री करें। बीमा की छोटी सी बात है, बीमा का जितना विरोध इन विपक्षी पार्टियों ने किया, मोदी जी वही जब बात कर रहा था प्रधानमंत्री दलाल साहब, ये जो आप सीधा अकाउंट में पैसा डालते हैं, पोर्टल के जरिए सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि ये मंत्रियों और विधायकों और एमएलए की इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग पोर्टल से ही चलाते हैं, पोर्टल ही सरकार है आपकी। तो ये लोगों को सच में क्या रास आ भी रहा है आपका पोर्टल, या आप लोगों पर लाद रहे हैं इस पोर्टल को? किसान का सदियों से शोषण होता आया, किसान का शोषण करते आए, और मैं कहता हूं आपके मंच से, किसान को लूटा है, बिचौलियों ने लूटा, नेताओं ने लूटा और सब जो सरकारों ने लूटा। ऐसा कोई मैंने जिंदगी में नहीं देखा दुनिया के अंदर। फसल किसान की खरीदे सरकार, पैसा तीसरे आदमी को जाता था। इस पोर्टल की वजह से हमने किसान को सीधा पैसा देना शुरू किया है। कोई अगर ये कहता है कि पोर्टल को बंद कर दूंगा तो ये समझता है कि किसान को दोबारा लुटवाना चाहता है व्यापारियों से, किसान का दुश्मन है, ऐसी स्टेटमेंट देता है। तो मुझे बताए कि पोर्टल नहीं होगा तो किसान के खाते में सीधा पैसा कैसे जाएगा? वो चाहते हैं कि किसान का पैसा फिर दोबारा किसी तीसरे आदमी को चला जाए। ऐसे लोगों को, सरकार को, ऐसे नेताओं को किसान किसी भी हालत में जो नहीं करेगा। हमारी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है, किसानों का सशक्तिकरण किया है, किसान के खाते में सीधा पैसा दिया है। हम मोदी जी ने, हमारी सरकार ने 2 कदम पीछे उठे, लेकिन हमने ये कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटाया, किसान के खाते में सीधा पैसा देते हैं और ये पोर्टल की वजह से है। लेकिन वो कहते हैं दलाल साहब कि ये पोर्टल कहाँ से चलाएं, मोबाइल सबको आता नहीं, सारे किसान बैठे हैं, इनके खाते में सीधा पैसा आता है। हाथ खड़े करके बता दीजिए कि पैसा आता है आपको किस पोर्टल से? बीमे का पैसा आता है पोर्टल से, सब्सिडी का पैसा आता है पोर्टल से। आज भी जो पैसा बांटेंगे किसान को, हॉर्टिकल्चर का, माइक्रो इरिगेशन का, वो पोर्टल से जाएगा। आज जो 8-9 करोड़ रुपए जा रहे हैं, इनके खाते में सीधे आएगा। नहीं तो बिचौलिए लोग इनको लूट जाते थे। आज इनके और सरकार के बीच में, किसान और मंत्री के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और ये बिचौलियों की सरकारें पहले होती थी, उनको हमने साफ कर दिया और बिचौलिए परेशान हैं। बिचौलिए के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार परेशान है। और जो आदमी ये कहता है कि पोर्टल को बंद करूंगा, वो किसान का दुश्मन है, किसान का भला नहीं चाहता, किसान को लुटवाना चाहता है। हुड्डा साहब को सीधी चुनौती दे रहे हैं जेपी दलाल जी कि ये जो डिजिटल जो इन्होंने किया है, वेब पोर्टल जो चलाए हैं, वो दरअसल किसानों के हित में है, गुमराह कर रहे हैं किसानों को हुड्डा साहब। लेकिन सवाल ये है सर कि जो स्थिति अब बन रही है जमीन पर, आपको किसानों को गुमराह अभी से नहीं कर रहे। जब बीमा की योजना आई, इन्हीं पार्टियों ने कहा, इनके वक्त में किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, बीमा होता नहीं था, खराबे का पैसा देते नहीं थे। इन्होंने कहा कि बीमा आ जाएगी योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हित में लेके आए। उसके बारे में कहा कि सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। इस बीमा की वजह से मैं कहता हूँ 1800-1900 करोड़ रुपए किसानों से लिया हरियाणा के, उनको 8,500 करोड़ रुपया इनका मंजूर हो चुका है, इनके खाते में सीधा गया है, वो भी पोर्टल की वजह से गया है। और 4,000 करोड़ रुपए हम खराबे का पैसा इनको दे चुके हैं। 4,000 करोड़ रुपए किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो आदरणीय मोदी जी के पैसे आते हैं 6,000 रुपये साल के, उसका दे चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन के पैसा हम इनके जैसे 8 करोड़ रुपये ऐसे दे रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपये वो दे चुके हैं। इसी तरह से हमने जो पैसा 80,000 जो मशीनरी है, किसानों का फार्म मैकेनाइजेशन हो, उसके लिए 80,000 मैकेनाइजेशन का, वो भी पोर्टल से इनको सब्सिडी दी है। पहले होता क्या था, 100 रुपये चलते थे, पुराने प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे किसान तक 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे खाने वाले लोग वो पोर्टल तोड़ना चाहते हैं।
जो किसान जो है चाहता है कि ऐसा ही पैसा इनको मिले, सीधा पैसा मिले, और हाथ खड़े करके किसान बताने को तैयार हैं। यहाँ के किसान से आप पूछ लीजिए। दलाल साहब, आप डिजिटल कर रहे हैं प्रदेश को, आप यहाँ के किसानों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो कहता है कि किसान भी परेशान है, यहाँ जवान भी परेशान है। यहाँ आपकी सरकार ने दरअसल लूट मचा रखी है, कोई भी जो वर्ग है वो खुश नहीं है। फिर इस तरह के दावों, इस तरह की बातों का क्या मतलब है जो आप लोग कहते हैं? सीधा आप लोगों पर निशाना है। जवानों के लिए नौकरी नहीं है, युवा परेशान है। किसानों के लिए बिजली की बात करें, वो लोग ये भी कहते हैं कि बिजली महंगी भी है और नहीं मिलती है। सोलंकी जी, हमने राजनीति को बदले हैं मायने। आपने देखा होगा कि हम नीचे बैठे थे, हमारे भाई बाप ऊपर बैठे थे। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। इनकी सेवा, ये मालिक है हमारे, हम इनके नौकर हैं। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता थी, जो लोग समझते हैं, कौन लोग जो इनके 1 रुपए में से 85 पैसे खा जाते थे, वो लोग परेशान हैं। बाकी लोग जो है सीधी नीति हमारी जो है उसके फायदा उठा रहे हैं। और जितने दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, कोई नेताओं के पीछे नहीं भागता, सब आदमी अपने घर बैठे फैसला करता है, जो नीति उसको घर बैठे मिल जाती है। धीरे 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 इन लोगों को, इनके बच्चों को, पढ़े लिखों को समझ में आ गई, और थोड़ी बहुत कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन हम एक चीज कहते हैं, सरकार से 100 पैसे चलेंगे तो 100 पैसे इनके खाते में जाएंगे। ये दौड़ कपड़िए, ये बिचौलिए, ये सरकार का ठेका लेने वाले, ये परेशान हैं और ये रहने भी चाहिए। किसानों की बात हो गई, उनकी ज़मीन के पानी की बात हो गई, लेकिन पीने की समस्या आज भी आपके इस इलाके में बड़ी दिक्कत का सबब है। उस पीने की समस्या को लेकर कादियान साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को भरोसा दीजिए कि जो पीने के पानी की जो एक एक घर में पहुँचाने की बात आप दावा कर रहे हैं, वो दरअसल ज़मीन पर ऐसी नहीं दिखती है। दिक्कतें हैं अभी पानी, पीने के पानी की। नहीं, हर घर में जल से नल, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है। हमारा इलाका क्या है कि 50% पॉपुलेशन जो है खेतों में रहती है। गांव के अंदर तो हमने पानी दे दिया। अब ये एक एक घर जो है हमारे इलाका खेत में है, ढाणियों में है। ढाणियों के अंदर बिजली देना, पहले बिजली नहीं होती थी, अब हमने पैट के ट्रांसफार्मर अलग लगवाए, उनको 8-8, 10-10 घंटे बिजली खेत में दी। अभी जहाँ जिस इलाके के अंदर पीने का नहीं, हमारी योजना आगे मुख्यमंत्री जी की है कि इनको पीने का पानी भी दें, इनको ठीक रास्ता भी दें, इनको शिक्षा की सुविधाएं भी दें। और इतनी योजनाएं लेके आए हैं। मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। 5 शिवानी के अंदर महिलाओं का कॉलेज, जहां आप बैठे हो, ये गांव है, म्यूनसिपैलिटी भी नहीं है। यहाँ पर 2-2 कॉलेज महिलाओं के, यहाँ पर एक ITI है। इस तरह से आगे चले जाए, हमारा गाँव है कुड़ल, वहाँ महिलाओं का कॉलेज। बहल के अंदर पॉलिटेक्निक, बहल के अंदर महिलाओं का कॉलेज अलग, जेंट्स का कॉलेज अलग। और हम गांव-गांव से बच्चों के लिए इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 20 बस चला रखे हैं, जो महिलाओं को घर से लेकर के स्कूल तक लेके जाते हैं। हमारी नीयत ये है, सरकार का काम यह होता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, शिक्षा की सुविधाएं दे, हेल्थ की फैसिलिटी दे। और इस तरफ जितना ध्यान दिया है, पहले तो यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं आता था। हमने अभी यहाँ हमारे यहाँ था, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा काम है यह ओबरा, यहाँ PHC मंजूर की है, इसको लोहारू को अपग्रेड किया है, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत डॉक्टर्स की कमी है, इसको भी दूर करेंगे। लेकिन जितना समान बंटवारा बगैर भेदभाव करके मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इससे जनता को लाभ हो रहा है, किसान को लाभ हो रहा है। और ये कुछ लोग हैं, और वही लोग हैं जो 100 पैसे में से 85 पैसे रख जाते थे, वो उनका प्रचार, उनकी आवाज अलग है। हमारा मतदाता, हमारा किसान, जो वो लोग हैं, वो जो लोग हैं, उनके पीछे अब पब्लिक ज्यादा जुड़ती दिखती है। जहां वो जाते हैं, भीड़ देखने वाले का नजरिया चाहिए। वही लोग हैं, उनको ढो करके, उन्हीं लोगों को, उनको ढो करके जो लाभार्थी रहे, जिन्होंने नौकरियां बेची। गरीब की नौकरी, पहले होता क्या था, गरीब का मेरिट वाला बच्चा रोता रहता था, नेता का रिश्तेदार धनाढ्य का पैसा उसकी नौकरी को खा जाता था। हमारी सरकार ने नीति बना करके जिसका हक है उसको दिया है। बदलियों का एक व्यापार था, सेक्रेटरीट भरे रहते थे, हमारी सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी करके ये बदलियों वाले व्यापार को बंद किया है। हमारी सरकार ने बिचौलिया वर्ग को बंद किया है। वो लोग परेशान हैं,
वो समझते हैं कि वो सरकारें वो बनाते हैं। नहीं, सरकारें आम जनता बनाती है, सरकारें किसान बनाती है, सरकार खेत में रहने वाला मजदूर, खेत में काम करने वाला किसान वो बनाता है। ये जो घूमने वाले सफ़ेद कपड़े पहन के जो प्रचार करने वाले वो होते हैं, वो जमाने चले गए। वही लोग नौकरी देते थे, वही लोग नेताओं के घर में बुलाते थे, वही लोग भीड़ करते थे। ये भीड़ तंत्र से काम नहीं चलेगा। गरीब हमारे साथ है, आम किसान हमारे साथ है, ग्रामीण प्रदेश के लोग हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पर कहता हूं मैं कि आने वाले चुनाव में देश की जनता तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, पहले से ज्यादा सीट देकर बनाएगी। बड़ा दावा है इस बार भी रवि, तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन तीसरी बार मनोहर सरकार रहेगी, इसका भी दावा। मनोहर सरकार तो है ही, अभी चुनाव हमारा बाद में आएगा। हमारी मनोहर सरकार भी पहले से ज्यादा सीटें लेके आएगी, स्पष्ट बहुमत लेकर के आएगी और तीसरी बार मनोहर सरकार भी आएगी। दलाल साहब, रवि का सवाल है। पानी को लेकर इस सेशन का आगाज किया गया था कि SYL जो है वो कब आएगी। हालांकि इसी इलाके के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पर कहकर गए हैं कि पानी तो अभी जब सरकार बनेगी केंद्र में, हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तभी मयस्सर हो पाएगा। पानी के लिए स्थायी समाधान SYL नहीं आ पाई है अभी तक, इस इलाके की जीवन रेखा माना जाता है, तो उसके लिए कोई स्थायी समाधान, महज बारिशों में जो है इस इलाके में टेल तक पानी आ जाता है, अतिरिक्त जब पानी होता है तब आता है, तो स्थायी समाधान कैसे निकल पाएगा? हम SYL के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि SYL के भरोसे अपने किसानों को छोड़ दें। पानी के लिए जितना काम किया आप देखना, कृषि का बजट 2014 में था, उससे 5 गुना आज बजट है। सिंचाई का बजट 2014 में था, उससे 5 गुना आज बजट है। आज हमारे मुख्यमंत्री ने किसाऊ डैम, रेणुका डैम, उसका काम शुरू हो गया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ जमुना के ऊपर डैम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर जमुना के अंदर जब पानी जाता है 2-2, 3-3 लाख क्यूसेक बारिशों में 2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना चलता है, उस पानी की स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, हरियाणा ही नहीं पूरे राजस्थान को भी फीड कर सकते हैं। हमने मांग की है केंद्र सरकार से कि एक बड़ा भारी डैम जैसे भाखड़ा का डैम है, ऐसा डैम जो है यहाँ हमारे ताजेवाड़ा में बनाया जाए और पानी का संचय किया जाए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बीज बोया गया है, हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है और इसका अगर ये डैम बन जाता है तो ये इलाका जो है सारा राजस्थान तक का मरुभूमि भी है वो भी पानी से लबालब होगा। और इसके अलावा जो उपलब्ध पानी है, एक बूंद से भी खेती करे, ये योजना हम लेके आए हैं। इसीलिए 85% सब्सिडी दी है, इसीलिए हमने पौंड अथॉरिटी बनाई है कि तालाबों का जीर्णोद्धार करके रिचार्जिंग करें। अटल भूजल योजना लेके आए हैं और जो खाले पक्के करने की योजना है, तरह तरह की योजनाएं बना करके हमारी कोशिश ये है कि जो उपलब्ध साधन है, जो उपलब्ध पानी है, उसको सब बंटवारा करके खेती के लायक जो लोगों को पानी दे। जेपी दलाल साहब 2 से 3 दिन हल्के में दिखाई देते हैं, 2 से 3 दिन चंडीगढ़ दिखाई देते हैं। हल्के में इस बार अगर बात करें, इलेक्शन काफ़ी टफ रहने वाला है। जिस तरह से कैंडिडेट लगातार आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, दूसरे दलों से भी बात की जाए, कहाँ खड़ा पाते हैं आप राजनीतिक परिदृश्य में? अगर बात करें, मैं इनके साथ खड़ा हूं, उनके साथ बैठा हूं, जो सामने बैठे हैं इनके साथ रहना चाहता हूं। दलाल साहब के साथ लोहारू की जनता है, ये दलाल साहब का दावा है। दलाल साहब, ये लोहारू की जनता को आपकी जनता ने आपको कृषि मंत्री बनाया, ये बहुत से काम आपने गिनाए भी हैं। अब जो वक्त बचा हुआ है, क्या सौगात देने वाले हैं लोहारू को? देखिए, मैं एक ही चीज चाहता हूं, इस इलाका के मरुभूमि है, यहाँ एक्सीलेंस सेंटर बनवाया है। मेरी सोच ये है, ये हॉर्टिकल्चर के खजूर के पौधे जो होते हैं अरब कंट्रीज के अंदर, यहाँ खजूर की खेती करवाऊं, 100 साल तक खजूर का पौधा फसल दे, 2-2, 2.5 लाख रुपए के खजूर बिके, नीचे कोई और फसल लें एक्सीलेंस सेंटर में। और जो सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस इलाके को खजूर से भरना चाहता हूँ। और भी कोई नई चीज़ है, नवाचार है, खजूर की खेती करें, फलों की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, और यह मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ के किसान को मैं करके दिखाऊंगा। इसका साथ मुझे मिल रहा है, किसान मेरी बात मानता है, किसान का मेरे ऊपर भरोसा है और मैं किसान के लिए जीता है, किसान के लिए मरूंगा। एक आखिरी सवाल, ये आपने बड़ा भरोसा दिया है यहाँ के लोगों के लिए कि उनके साथ हैं और आपका जीवन भी इनके लिए है। एक आखिरी सवाल सर, 9 साल की आपकी सरकार हो गई, अब लोगों में ये भी रहने लगा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर शुरू हो जाता है, सरकार से यूँ कहिए कि मोह, थोड़ा सा बोरियत सी होने लगती है। ये स्थिति क्या अब आपको नज़र आने लगी है? क्योंकि विपक्ष तो यही बात कहता है कि
कि अब इनके दिन लद गए, बीजेपी वालों से लोग परेशान हो गए। आप कह रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार तो है ही, मनोहर सरकार भी है, क्यों है, क्या है 4 साल का या 9 साल का? यहाँ के लोगों को भी बता दीजिए कि हरियाणा में किया क्या आप लोगों ने। क्या होती है एंटी इनकम्बेंसी? आप ये हजारों आदमी से आप पूरे किसी गांव में जाकर के, यहाँ को छोड़िए, ये तो मेरे समर्थक आ गए, पूछिए कि कोई आदमी बताए कि एंटी इनकम्बेंसी क्या है हमारी। हमने 18 घंटे काम कर किया है, हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, होली दिवाली त्योहार फौजियों के साथ मनाते हैं, दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाते हैं। जो काम कहते थे, आज 2014 से पहले फौजी का बेटा हूं मैं, वर्दी में पहने हुए फौजियों को पत्थर मारे जाते थे, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। घपले करते थे 2014 से पहले, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। बम ब्लास्ट होते थे लोगों का, हमारे भारत की जब तुलना करते थे पाकिस्तान से करते थे, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। मंडियों में भाव नहीं मिलता था, वो थी एंटी इनकम्बेंसी। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज ये दुनिया के अंदर, भारत के अंदर वही लोग यूपीए वाले भेष बदल करके, नाम बदल करके, इंडिया नाम रख के समझते हैं कि भारत की जनता को गुमराह कर देंगे। जनता बहुत समझदार है, उनको पता है ये वही लोग हैं नाम बदल के आ रहे हैं। और ये नहीं कहते कि भाई हम आपके लिए, किसान के लिए ये करेंगे, मजदूर के लिए ये करेंगे, व्यापारी के लिए करेंगे। एक ही चीज कहते हैं कि मोदी जी को रोकेंगे, मोदी जी को नहीं आने देंगे। मोदी जी उनके बनाए हुए नहीं है, मोदी जी जनता के वोट से आए हैं, जनता के आशीर्वाद से है। हम जो काम कर रहे हैं जनता के आशीर्वाद से कर रहे हैं। सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि जनता हमारी मालिक है, ये हमारे माई बाप हैं, इनके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, हर वक्त सोचते रहते हैं। और ये जनता को अच्छी तरह पता है, ये पुराने लोग हैं भेष बदल के जो आए हैं, इन्होंने लूट करके अपने घर, रिश्तेदार, यारे प्यारे काम किए हैं। आम लोगों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी उन्हीं की है, हमारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जनता के लिए 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हैं कि दरअसल ना तो इनको परिवार से लेना है। मनोहर लाल जी पर भी वही निशाना साधे। कल उनका बयान आपने देखा और सुना होगा, उनका कहना है ये कि इनको परिवार का पता ही नहीं है। उनके शब्द में पूरी तरह से यहाँ लोगों के बीच नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये फर्क है सोच में। मोदी जी का परिवार है 140 करोड़ भारतवासी, मनोहर लाल जी का परिवार है 3.25 करोड़ हरियाणा वासी, जयप्रकाश दलाल का परिवार है पूरे का किसान हरियाणा के। हमें ये परिवार दिखाई देता है। मैं एक कहानी बताता हूँ। मेरे गुरुजी के पास एक कोई नेता गया था बहुत बड़ा, मेरे गुरुजी प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी था। उन्होंने पूछा, बच्चा आपके परिवार में कौन कौन है? उसने बताया कि महाराज मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी है, 2 पोते हैं। उसने कहा तू किसी लायक नहीं है, तेरा आज इतना बड़ा पद दे रखा है, तो पूरे प्रदेश को अपना परिवार नहीं मानता, तुझे सत्ता में रहने का हक नहीं है। इन लोगों का परिवार छोटा होगा, हमारा परिवार बड़ा है, और सारे भारतवासी, सारे हरियाणवासी हमारा परिवार है। और जो भाषण दिया इन्होंने, जो शब्द बोले, मैं इसको धिक्कारता हूँ। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति का सतर गिरा दिया है। इस तरह इसकी बात करने वालों को, इनका जो पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी, जिसको 2 साल की सजा हुई गंदी भाषा बोलने के लिए, हमारे पिछले दिनों जो राष्ट्रीय महामंत्री बना रखे सुरजेवाला जी, वो शराब दे रहे जनता को कि जनता को शराब देता हूं कि हमें वोट नहीं दोगे तो शराब देता हूं। अब इनका अध्यक्ष कहता है कितनी गंदी भाषा बोलता है। ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। इनकी मानसिकता जो है ये बदल नहीं पा रहे। अंग्रेजों वाली मानसिकता है, ये समझते हैं कि कुर्सी पे बैठने का हक इन्हीं को है, लेकिन जनता जिसको बैठाएगी, सेवा का हक देगी। हम कोई सत्ता के लिए नहीं बैठे, हम सेवा के लिए बैठे हैं। जो सत्ता के लिए कुर्सी हक देना चाहते हैं, उनको जनता मौका नहीं देगी। दलाल साहब, आपके सांसद ने भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जिसने भी किया उसकी बर्तरफ होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल दलाल साहब से ले लेते हैं। दलाल साहब, बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस हुई, पूरा किसान यहाँ पूरे इलाके का यहाँ है, उनके लिए बहुत सारी आपने योजनाएं शुरू की हैं, जमीन पे उतारी हैं, लेकिन अब जो स्थिति, जो वक्त, समय जो बचा हुआ है, पर्टिकुलरली यहाँ के किसानों को आप ये जो बचे हुए 9-10 महीने हैं, उसमें ये चीज़ तो ज़मीन पर आप उतार के मानेंगे, ये चीज़ तो ये इन किसानों को देंगे ही, ये आप यहाँ के लोगों को एक भरोसा दे दीजिए।
ये फैसला आप नहीं करेंगे कि 9-10 बचे हुए महीने बचे हुए हैं या 9-10 साल बचे हुए हैं। ये लोग फैसला करेंगे कि हमारे लिए कितना टाइम बचा हुआ है। ये भी उसी काम पे भरोसा करेंगे, आप काम बता दीजिए वो। हम जो भी जितना मौका देंगे, दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि किसान की दशा को सुधारें, किसान की आमदनी को बढ़ाएं, किसान के बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, किसान के लिए जितना भी हो जाए, जो इज्जत होती थी कृषि की, जो सम्मान होता था किसान का, उसको वापस बहाल करें। मेरा प्रयत्न यही रहता है और मैं कोशिश करता रहता हूं कि कृषि का वही सम्मान मिले जो कभी का जिसका सही मायने में हकदार है। बहुत बड़ी चीज कही है कि पहले किसान का सम्मान आवश्यक है और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दलाल साहब हमारे इस मंच पर आने के लिए। मंच तो इन सब का था, पहली बार ये हुआ कि हमें इंडिया न्यूज हरियाणा का नहीं, ये आप लोगों का किसान मंच निश्चित रूप से पहली बार लगा कि ये हाँ सच में जो हम कह रहे हैं वो किसान मंच है। बेहद